हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन एम्बेडिंग या ब्लॉक मेकिंग, यानी टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर वो क्या आता है? ब्लॉक मेकिंग। यानी प्लास्टिक या मेटल के ब्लॉक के अंदर अपन क्या है, टिश्यू को डाल देंगे और उसको वैक्स से फिलअप कर देंगे, क्या है उसको माइक्रोटोमी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है, पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो पीछे का लेक्चर आपका किसके ऊपर था? प्रीवियस लेक्चर समरी में कि ऑन टिश्यू प्रोसेसिंग थर्ड स्टेप इम्प्रेग्नेशन, यानी टिश्यू प्रोसेसिंग की तीसरी स्टेप जो थी इम्प्रेग्नेशन, उसके ऊपर था, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पीछे का लेक्चर आपका किसके ऊपर था? इम्प्रेग्नेशन पे। तो इम्प्रेग्नेशन से पहले आपने क्या देखा था? टिश्यू प्रोसेसिंग में दो स्टेप और थे। सबसे पहला डिहाइड्रेशन, यानी वाटर का कंप्लीटली रिमूवल, पानी को आपने बाहर निकाल दिया था टिश्यू के अंदर से कि क्या है, वैक्स को इम्प्रेग्नेट करवाया जा सके, उसके लिए स्पेस बनाया जा सके। फिर क्या था? दूसरा स्टेप क्या था? क्लियरिंग। क्लियरिंग के अंदर आपने क्या किया था कि डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट को बाहर निकालना था, क्योंकि क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट वैक्स के साथ मिसेबल नहीं होता, मिसेबल नहीं होगा तो उसको क्लियर करना कंपल्सरी, इसलिए क्या है, आपने क्लियरिंग के स्टेप में से क्लियर कर दिया था। तो फिर थर्ड स्टेप क्या है टिश्यू प्रोसेसिंग में? इम्प्रेग्नेशन। तो इम्प्रेग्नेशन का मतलब क्या होता है? अगर जनरल देखिए तो अपन कि टिश्यू के अंदर वैक्स को इम्प्रेग्नेट करवाना, यानी वैक्स को टिश्यू के अंदर एंटर करवाना। देखिए शुरू से कि इम्प्रेग्नेशन मीन्स कंप्लीट रिमूविंग ऑफ क्लियरिंग रिएजेंट, यानी इम्प्रेग्नेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल से क्या है कि कंप्लीटली यानी पूरे तरीके से क्या है, क्लियरिंग रिएजेंट को बाहर निकालना। नेक्स्ट, एंड इट्स रिप्लेस बाय पैराफिन वैक्स, और इसको रिप्लेस किसके द्वारा करते हैं अपन? पैराफिन वैक्स के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। यानी क्या है, आपने सबसे पहले तो उसको क्लियरिंग रिएजेंट को रिमूव करना है और उसको रिप्लेस किससे करना है कि क्लियरिंग रिएजेंट की जगह किसको डालना है? पैराफिन वैक्स को। नेक्स्ट, विच मेक द टिश्यू सेमी सॉलिड गेट फ्लेक्सिबल फॉर कटिंग, यानी क्या है कि अगर वैक्स को आप एंटर करवा दोगे तो वो क्या कर देगी, वैक्स क्या करेगी, विच मेक द टिश्यू सेमी सॉलिड, यानी वो क्या है, टिश्यू को थोड़ा सा सॉलिड कर देगी, या फ्लेक्सिबल, और क्या बना देगी, फ्लेक्सिबल फॉर कटिंग, यानी किस चीज के लिए? कटिंग के लिए या माइक्रोटोमी के लिए। क्योंकि क्या है कि अगर टिश्यू को डायरेक्ट उसकी ट्रिमिंग करेंगे या कटिंग करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, थोड़ी डैमेज हो जाएगी। तो अगर वैक्स के साथ उसकी ट्रिमिंग करेंगे, वैक्स से एंटर करवा के, तो उसकी स्ट्रक्चर एज इट इज कंडीशन में रहेगी, यानी जैसी नेचुरल कंडीशन ह्यूमन बॉडी के अंदर थी वैसी की वैसी कंडीशन में टिश्यू बाहर रहेगा, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, फॉर इम्प्रेग्नेशन द पैराफिन वैक्स इज मेल्टेड बाय हीटिंग एट 3 to 5 डिग्री सेल्सियस अबव द मेल्टिंग पॉइंट। और क्या है कि फॉर इम्प्रेग्नेशन यानी इम्प्रेग्नेशन के लिए द वैक्स इज मेल्टेड बाय, यानी वैक्स को क्या करना है, पिघलाना है, आपको मेल्ट करना है, हीटिंग एट यानी उसको हीट करना है, यानी गर्म करना है, किसके ऊपर? 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अबव द मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट से वैक्स को क्या है 3 से 5 डिग्री ज्यादा हीट करना है, यानी उसको मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म करना है। नेक्स्ट क्या है, if temperature is kept more than 5 degree Celsius, the tissue become hard, brittle and shrinks। यानी क्या है, अगर आप टेम्परेचर क्या है कि उसका ना से मतलब 3 से 5 डिग्री रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्या है उसके मेल्टिंग पॉइंट से 5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रखा तो क्या होगा कि टिश्यू बिकम हार्ड, ब्रिटल एंड श्रिंक्स, यानी टिश्यू के अंदर क्या आ जाएगी, एक तो हार्डनेस आ जाएगी या फिर उसमें ब्रिटलनेस आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, श्रिंक्स, यानी वो सिकुड़न भी हो सकती है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या है, द हायर टेम्परेचर फॉर इम्प्रेग्नेशन इज 56 to 60 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या है, सबसे ज्यादा हायर टेम्परेचर क्या है इम्प्रेग्नेशन के लिए कि 56 से 60 डिग्री सेल्सियस है। एट द मेल्टिंग पॉइंट इज लिक्विड पैराफिन इज 55 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पैराफिन वैक्स का, तो 55 डिग्री सेल्सियस यानी 55 डिग्री सेल्सियस। तो इम्प्रेग्नेशन के लिए अपन टेम्परेचर कितना रखते हैं, 56 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो क्या है वो उससे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, द पैराफिन वैक्स शुड बी डस्ट फ्री एंड डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल,
और जो पैराफिन वैक्स अपन काम में लेंगे वो कैसी होनी चाहिए कि एक तो डस्ट फ्री होनी चाहिए, यानी धूल मिट्टी के कण उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और क्या है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर के अणु भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अदरवाइज क्रिस्टलाइजेशन विल टेक प्लेस इन द टिश्यू वेयर द टिश्यू इज कोल्ड। अन्यथा क्या होगा कि टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, यानी इसमें छोटे छोटे पार्टिकल या अणु बन जाएंगे। ठीक है, और ये अपने को दिखेंगे कब, विल टेक प्लेस, यानी टिश्यू के अंदर बनेंगे, और बेहद वैक्स इज कोल्ड, यानी जब वैक्स क्या टिश्यू के अंदर ठंडी हो जाएगी, यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, तब क्या ये दिखाई देंगे। तो सबसे पहले क्या है इम्प्रेग्नेशन में, अपन क्लियरिंग रिएजेंट को क्लियर करते हैं, उसको रिप्लेस किससे करते हैं, पैराफिन वैक्स से। ठीक है, और उसको बनाते क्यों, पैराफिन वैक्स क्या किस लिए डालते हैं उसमें कि टिश्यू कैसा हो जाए, सेमी सॉलिड हो जाए, और क्या उसकी उसके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, और उसकी कटिंग क्या अच्छे तरीके से की जा सके। नेक्स्ट क्या है कि उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, या फिर अगर 3-5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखोगे मेल्टिंग पॉइंट से तो टिश्यू कैसा हो जाएगा, या तो हार्ड हो जाएगा, या ब्रिटल हो जाएगा, या श्रिंकनेस आ जाएगी। और जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है पैराफिन वैक्स का, 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इम्प्रेग्नेशन के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 56 to 60 डिग्री सेल्सियस। और जो आपकी पैराफिन वैक्स है वो कैसी होनी चाहिए, डस्ट फ्री होनी चाहिए, डू नॉट कंटेन वाटर के मॉलिक्यूल, और क्या उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्रिस्टलाइजेशन विल टेक प्लेस इन द टिश्यू। अन्यथा क्या होगा कि टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जो क्या है टिश्यू के अंदर कब पता लगेगा अपने को, व्हेन द वैक्स इज कोल्ड, जब क्या है वैक्स ठंडी होगी तब अपने को दिखाई देंगे छोटे छोटे क्रिस्टल। अगर क्या है वैक्स के अंदर या तो क्या है डस्ट प्रेजेंट हो, या फिर क्या है वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। एक मिनट चलो। नेक्स्ट, तो दैट कीप द वैक्स इज प्योर, यानी क्या है कि वैक्स कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, इसलिए कि उसके अंदर अगर कोई वाटर का या डस्ट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, इट इज फिल्टर टू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिफोर यूज, और क्या है वैक्स को अच्छे तरीके से अपन क्या फिल्टर कर लेना चाहिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से बिफोर यूज, यानी काम में लेने से पहले। तो अगर क्या है यहाँ पे आके आपकी क्या किसी प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाती है, अगर शुरू से देखें क्या डिहाइड्रेशन मतलब 3 स्टेप पे सबसे पहले तो टिश्यू प्रोसेसिंग क्या है, एक टिश्यू के ब्लॉक को क्या है प्रिपेयर करना, इस चीज के लिए कि उसकी सेक्शन कटिंग की जा सके, और इसमें क्या है 3 स्टेप है। पहला डिहाइड्रेशन यानी वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, अल्कोहल को। दूसरा स्टेप क्या था, क्लियरिंग, यानी क्या है मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट थे उसमें, यानी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट को क्लियर करना। और तीसरा स्टेप क्या था उसमें, इम्प्रेग्नेशन, यानी क्या है क्लियरिंग रिएजेंट को बाहर निकाल के उसमें टिश्यू के अंदर क्या है वैक्स एंटर करवानी, ताकि क्या है जो सॉलिड फॉर्म उसकी क्रिएट हो सके। नेक्स्ट क्या है कि ऑटोमेटिक जो टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन है उसके अंदर क्या है कितने तार होते हैं, अगर टोटली देखें तो टोटल 12 तार होते हैं। तो अपने को देखना है कि कौन से तार के अंदर कौन सी प्रोसेसिंग होती है, यानी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कितने तार में, क्लियरिंग रिएजेंट कौन से तार में, और पैराफिन वैक्स कौन से तार में। सबसे पहले क्या है, जार है, मतलब 3 कॉलम है अलग अलग, एक के अंदर तो जार लिखे हुए हैं, यानी कौन से जार में क्या क्या है। सेकेंड में रिएजेंट की जार के अंदर कौन से रिएजेंट है, और थर्ड के अंदर क्या है टाइप, यानी थोड़ी टाइम कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट देखिए जार के अंदर अगर फर्स्ट या सेकेंड जार में देखिए तो उसके अंदर रिएजेंट क्या होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन में 70% अल्कोहल, और उसकी टाइमिंग क्या होती है मोस्टली कि कितने टाइम तक उसमें टिश्यू को उसमें रखते हैं प्रोसेसिंग के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए। तो अपन 1 से 2 घंटे तक रखते हैं। नेक्स्ट, हो सकता है कई मशीन में क्या करते हैं सेकंड जार में 50% अल्कोहल भी हो। नेक्स्ट है थर्ड एंड फोर्थ जार, यानी टिश्यू ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग है, तो उसके जार का मतलब ग्लास जैसी स्ट्रक्चर कोई, उसमें क्या केमिकल्स भरे रहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड या फोर्थ जार, तो थर्ड या फोर्थ जार में क्या है रिएजेंट है 90% अल्कोहल,
तो 90% अल्कोहल में टिश्यू को कितने टाइम तक रखोगे आप टिश्यू प्रोसेसिंग में? 1 से 2 घंटे तक। नेक्स्ट क्या है, तो सिक्स और सेवन का, उसके अंदर क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। रिएजेंट कौन सा होता है इन तीनों कार में? एब्सोल्यूट अल्कोहल 100%। और इनके अंदर टिश्यू को कितने परसेंट रखोगे आप? कितने टाइम के लिए रखोगे? 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक देखिए अपन कि फर्स्ट जार से 7th जार तक क्या कंप्लीट हो जाता है? डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी टिश्यू प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है 8, 9 और 10 जार। तो 8, 9 और 10 जार में क्या होता है? जाइलिन। तो जाइलिन आपको पता क्या करता है? टिश्यू प्रोसेसिंग में सेकंड स्टेप होती है क्लियरिंग। क्लियरिंग को कौन करता है? जाइलिन। तो क्या है 8, 9 और 10 जार में क्या है? जाइलिन क्लियरिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। तो क्लियरिंग के लिए अपन कितना टाइम देते हैं? एक जार को 1 से 2 घंटे। 11th और 12th जार या वैक्स बाथ भी बोलते हैं इनको। तो इसमें क्या होती है? पैराफिन वैक्स, यानी थर्ड टिश्यू प्रोसेसिंग यानी इम्प्रेगनेशन शुरू हो जाता है यहाँ पे इनमें। तो इनको भी कितना टाइम देते हैं प्रत्येक जार को? 1 से 2 घंटे का। अगर अपन टोटल टाइम देखें टिश्यू प्रोसेसिंग में कितना लगता है? अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे में क्या टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन हो तो उसमें क्या है? टिश्यू ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता रहता है पर एक हावर के बाद क्या है? नेक्स्ट जार के अंदर। और अगर क्या है सीधी टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन है तो उसमें क्या है? लैब टेक्नीशियन को ट्रांसफर करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। तो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में क्या लिखा हुआ है? टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप कितने? 12 स्टेप, यानी 12 जार है, 12 इसमें स्टेप अलग अलग। इसके साइड में क्या है? ऊपर के कॉलम में छोटे छोटे ग्लास शेप के जार दिखाए गए हैं 12। तो फिर से क्या है? इसकी डिस्प्ले जिसमें डाटा डालना है टिश्यू प्रोसेसिंग का, यानी कौन सा टिश्यू है तो कितने टाइम तक कौन से जार में उसको रखना है। नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट इन इम्प्रेगनेशन, यानी कौन से फैक्टर हैं जो इम्प्रेगनेशन को क्या है? इफेक्ट करते हैं, यानी इम्प्रेगनेशन पे क्या है? प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? साइज एंड टाइप ऑफ टिश्यू, यानी एक तो टिश्यू का साइज कितना है और टाइप क्या है टिश्यू का। यानी साइज इसलिए मैटर करता है, अगर बड़ा टिश्यू है तो क्या है? ज्यादा टाइम मिलेगा टिश्यू प्रोसेसिंग में, तो टाइप कम। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लियरिंग रिएजेंट, यानी क्या है? क्लियरिंग रिएजेंट के अलग अलग रिएजेंट अलग अलग टाइप करते हैं, अलग अलग टाइमिंग में क्लियरिंग करते हैं। जैसे जाइलिन है तो नॉर्मली करता है, टोलिन या बेंजीन उससे भी स्लो करता है, इसी तरीके से उन पे भी डिपेंड करता है। और क्या एजिटेशन भी इम्प्रेगनेशन को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे? एम्बेडिंग। एम्बेडिंग को अगर जनरल भाषा में अपन देखें तो ब्लॉक, यानी जब क्या है टिश्यू प्रोसेसिंग तक के स्टेप क्या है टिश्यू के कंप्लीट हो जाते हैं। यानी सबसे पहले रिसेप्शन, फिर फिक्सेशन, फिर डीकैल्सिफिकेशन, फिर उसकी ग्रोथिंग, और ग्रोथिंग के बाद में क्या आता है? टिश्यू प्रोसेसिंग। यहाँ तक के स्टेप के बाद में क्या आती है? एम्बेडिंग या ब्लॉक मैचिंग टिश्यू की, यानी क्या है? प्लास्टिक या मेटल के ब्लॉक में टिश्यू को डालना। तो एम्बेडिंग देखिए, embedding means formation of complete block of tissue for microtomy procedure। embedding क्या है? क्या embedding means formation of complete block, यानी टिश्यू का क्या बनाना है? ब्लॉक बनाना है अच्छे तरीके से किस चीज के लिए? माइक्रोटोमी के प्रोसीजर के लिए। नेक्स्ट है पर्पस, यानी अपन ब्लॉक बनाते क्यों है? एक प्लास्टिक या मेटल के ब्लॉक में बीच में सेंटर में टिश्यू को रख के उसको वैक्स से फिल क्यों करते हैं? ताकि क्या है? पर्पस क्या है? उसका कारण क्या है? बाय इजीली कटिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू की क्या है? जो माइक्रोटोमी है वो अच्छे तरीके से की जा सकती है, उसके शेप एंड स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो। नेक्स्ट एम्बेडिंग इज डन विद यूजिंग मोल्ड। और एम्बेडिंग को अपन किसके साथ करते हैं? कि मोल्ड को यूज करके करते हैं। मोल्ड मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या है? स्क्वायर में होती है, यानी एक बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनको क्या बोलते हैं? मोल्ड्स बोलते हैं। तो शुरू से देखिए कि एम्बेडिंग क्या है? एम्बेडिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ब्लॉक ऑफ टिश्यू और माइक्रोटोमी प्रोसीजर। एम्बेडिंग क्या है? कि कंप्लीट टिश्यू के ब्लॉक्स बना रहे हैं, अलग अलग बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर में टिश्यू को डालना है, किस चीज के लिए? माइक्रोटोमी के प्रोसीजर के लिए। नेक्स्ट है पर्पस, यानी कारण क्या है इसका? बाय इजीली कटिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू की जो माइक्रोटोमी है यानी सेक्शन कटिंग है, छोटे छोटे पीस को कटिंग करने हैं टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, वो अच्छे तरीके से और आसानी से की जा सके। नेक्स्ट एम्बेडिंग इज डन विद यूजिंग मोल्ड। और एम्बेडिंग अपन किसकी हेल्प से करते हैं? मोल्ड को यूज करके करते हैं।
टाइप्स ऑफ मोल्ड। अपन तो मोल्ड काम में लेते हैं किसके अंदर, एम्बेडिंग के अंदर, वो कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली 3 प्रकार के मोल्ड होते हैं जो अपन काम में लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। एक तो ल्यूकार्ट एल्फ्री या मेटेलिक मोल्ड, यानी जो क्या है पहले काम में लिए जाते थे मेटल मोल्ड। नेक्स्ट है कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट, जो क्या है रेयरली काम में ली जाती है। और तीसरा क्या है टिश्यू टेक सिस्टम यानी प्लास्टिक मोल्ड, तो अभी एट प्रेजेंट कंडीशन में काम में लिए जा रहे हैं। तो मोल्ड कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक ल्यूकार्ट एल्फ्री मेटेलिक मोल्ड, एक कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट, और क्या है टिश्यू टेक सिस्टम। ये तीनों ही क्या है इंपॉर्टेंट मोल्ड है जो अपन के हिस्टोपैथोलॉजी लैब में काम में लेते हैं। इनमें से अभी जो एट प्रेजेंट कंडीशन में कौन सा मोल्ड काम में लिया जा रहा है, टिश्यू टेक सिस्टम यानी प्लास्टिक मोल्ड। क्योंकि क्या है प्लास्टिक मोल्ड को क्या है टिश्यू के साथ अपन ट्रिम कर सकते हैं माइक्रोटोमी में, जबकि मेटेलिक मोल्ड को क्या है एम्बेडिंग के प्रोसीजर के लास्ट में क्या है उसको रिमूव कर लिया जाता है। लेकिन जबकि प्लास्टिक मोल्ड को रिमूव करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको क्या है काट सकते हैं अपन टिश्यू के साथ। नेक्स्ट सबसे पहला मोल्ड आपका क्यों कौन सा है, ल्यूकार्ट एल्फ्री। उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि ल्यूकार्ट एल्फ्री है क्या। तो दीज आर एल शेप्ड मेटेलियन मोल्ड आर मेड अप ऑफ ब्रेड, यानी क्या है कि ल्यूकार्ट एल्फ्री क्या है कि दीज आर मेटेलियन मोल्ड, यानी एक धातु के बने होते हैं, एल शेप के होते हैं और मेड अप ऑफ ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज क्या है तो पीतल से बनी हुई हो, यानी ये क्या है मेटल यानी एक धातु से बने हुए, किससे, पीतल की धातु से एल शेप के मोल्ड होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं ल्यूकार्ट एल्फ्री। नेक्स्ट द 2 L-shaped mold are oriented in opposite direction to get a square mold on embedding। तो 2 जो L shape के मोल्ड होते हैं उनको अपन कैसे रखते हैं, उनको ओरिएंट करते हैं, डिजाइन करते हैं, सिचुएटेड करते हैं कैसी कंडीशन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है ताकि जब क्या एम्बेडिंग का प्रोसीजर शुरू हो तो उनको कैसे ऐड करके यानी एक दूसरे के ऊपर डाल के सही डायरेक्शन में उनकी एम्बेडिंग की जा सके। नेक्स्ट these have the advantage that the size of the block can be adjusted according to the size of tissue। These यानी ल्यूकार्ट एल्फ्री जो मोल्ड है, these have the advantage यानी ल्यूकार्ट एल्फ्री मोल्ड की क्या होती है एडवांटेज होती है, that the size of blocks can be adjusted according to the size of tissue, यानी उनका जो साइज है वो क्या है टिश्यू के साइज के अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, कितना लंबा रखना है कितना चौड़ा रखना है, उनकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ल्यूकार्ट एल्फ्री मोल्ड देखिए शुरू से कि these are L shaped मेटेलियन मोल्ड। ये ल्यूकार्ट एल्फ्री जो है वो कैसे शेप के मोल्ड होते हैं, एल शेप की। दूसरा मेटेलियन मोल्ड होते हैं यानी कैसे मेटल यानी धातु से बने हुए, और मेटल यानी कौन सी धातु से बने हैं, ऑफ ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है पीतल से बने हुए कोई भी मटेरियल, यानी ल्यूकार्ट मोल्ड एल शेप के होते हैं, मेटेलिक मोल्ड होते हैं जो कौन सी धातु से बने हैं, पीतल से। नेक्स्ट द 2 L शेप मोल्ड आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एम्बेडिंग के टाइम में क्या है एल शेप के जो मोल्ड है उनको कैसे रखते हैं अपन, ओरिएंटेड यानी उनको कैसे स्थित करते हैं, यानी कैसे रखते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट टू गेट ए स्क्वायर मोल्ड ऑन एम्बेडिंग, और एम्बेडिंग का प्रोसीजर जब एंडिंग में आता है यानी ब्रैक्ट्स को अपन ब्लॉक में डाल देते हैं, फिर क्या है उनको स्क्वायर को एक दूसरे के ऊपर डाल के उनको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट these have the advantage that the size of block can be adjusted according to the size of tissue। और ल्यूकार्ट एल्फ्री मोल्ड की क्या एक एडवांटेज होती है, क्या एडवांटेज होती है कि उनकी साइज एंड जो शेप है वो क्या है टिश्यू के साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन से मोल्ड आ गए, कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट, यानी कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट। तो दीज कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर शेप ब्रेस प्लेट। ये क्या होती है, स्क्वायर शेप यानी क्या है चौरस ब्लॉक की क्या है एक ब्रेस प्लेट होती है, यानी इसमें क्या है काफी सारे मोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। विच आर इंटरलॉक्ड टू ऑब्टेन ए स्क्वायर कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट, और जो क्या है एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हैं और क्या है एक यूनिट बनाते हैं, किसकी कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट बनाते हैं, यानी एक साथ में क्या है अपन काफी सारे क्या है टिश्यू प्रोसेस
यानी काफी सारे टिश्यू ब्लॉक्स बना सकते हैं इसके किसके अंदर, कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट में। नेक्स्ट, इट हैज द एडवांटेज दैट द लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैन बी प्रिपेयर रैपिडली। और इसका एक एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट का, कि अपन एक ही टाइम में क्या है काफी सारे मोल्ड्स या ब्लॉक प्रिपेयर कर सकते हैं रैपिडली, यानी जल्दी से। तो शुरू से देखिए, these consist of square shaped brass plates। ठीक है, कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट क्या होती है कि एक प्लेट होती है सीधी फ्लैट, जिसके अंदर क्या है काफी सारे स्क्वायर यानी मोल्ड प्रेजेंट होते हैं, बुने होते हैं। स्ट्रक्चर है जो स्क्वायर शेप में प्रेजेंट होती है, और ये प्लेट किसकी बनी होती है, ब्रेस की। नेक्स्ट, विच आर इंटरलॉक टू ऑब्टेन ए स्क्वायर कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट। और इसके ऊपर क्या है कवर होता है, जो क्या है जब एम्बेडिंग की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में क्या है इसको कवर से लॉक्ड कर देते हैं, और ऑब्टेन करते हैं कंपाउंड स्क्वायर एम्बेडिंग यूनिट को अपन ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, इट हैज द एडवांटेज दैट द लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक आर कैन बी प्रिपेयर रैपिडली। और कंपाउंड एम्बेडिंग यूनिट का एडवांटेज यानी लाभ क्या है, फायदा क्या है, कि अपन एक ही टाइम में क्या है काफी सारे ब्लॉक प्रिपेयर कर सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, तीसरा सिस्टम आपका कौन सा, टिश्यू टेक सिस्टम। तो टिश्यू टेक सिस्टम क्या होता है, दीज आर प्लास्टिक एम्बेडिंग मोल्ड। यानी टिश्यू टेक सिस्टम में किस टाइप के मोल्ड होते हैं, प्लास्टिक के मोल्ड होते हैं, यानी प्लास्टिक एम्बेडिंग मोल्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर की अपन एम्बेडिंग करते कैसे हैं, तो द मोल्ड्स आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस एज ग्लास। यानी मोल्ड को सबसे पहले अपने को किसके ऊपर रखना है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखना, यानी एक फ्लैट या सीधी सरफेस के ऊपर जगह पे रखना है, जो कैसी हो, ग्लास की जैसी हो। नेक्स्ट, टेकन द मेल्टेड वैक्स इज फिल इनटू द कैविटी ऑफ मोल्ड। और टेकन द मेल्टेड वैक्स यानी लैब टेक्नीशियन को आया जो क्या है एम्बेडिंग कर रहा है, उसको क्या लेनी है, मेल्टेड वैक्स लेनी है, इज फिल इनटू, और उसको किसके अंदर फिल करनी है, डालनी है कैविटी ऑफ मोल्ड, यानी मोल्ड की कैविटी में गुहा में उसको डाल देनी है। Next, the process tissue are put into the wax with number tag examine surfacing to the tissue. The process tissue are put into the wax. ये process tissue का क्या है, मतलब क्या है कि ऐसा टिश्यू जिसके सारे स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग तक कंप्लीट हो चुके हैं, उसको किस में डालना है, आपको वैक्स के अंदर डालना है। तो वैक्स किस में डाली थी आपने, मोल्ड के अंदर डाली थी, और विद नंबर टैग एग्जामिन सरफेस फेसिंग टू टिश्यू। और क्या नंबर टैग के साथ उस ब्लॉक को इसमें मोल्ड में डाल देना है, और एग्जामिन सरफेस फेसिंग टू टिश्यू। जो सरफेस एग्जामिन की वो क्या मतलब जो दिखाई दे रही है अपने को, क्या टिश्यू के साथ अटैच होनी चाहिए, टिश्यू को फेसिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, शुरू से देखिए कि टिश्यू स्टेक सिस्टम क्या होता है, ये प्लास्टिक के एम्बेडिंग मोल्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, द मोल्ड आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस एंड ग्लास। और मोल्ड को हम कैसे रखते हैं कि ग्लास की स्मूथ सरफेस रखते हैं। नेक्स्ट, टेकन द मेल्टेड वैक्स इज फिल इनटू द कैविटी ऑफ मोल्ड। फिर क्या करना है कि मेल्टेड वैक्स को किसमें फिल कर देना है, कि मोल्ड की कैविटी में फिल कर देना है, गुहा में फिल कर देना है, यानी इसको फिल कर देना, भर देना अच्छी तरीके से। द प्रोसेस ऑफ टिश्यू आर पुट इनटू द वैक्स विद नंबर टैग एग्जामिन सरफेस फेसिंग टू टिश्यू। वैक्स क्या है कि प्रोसेस टिश्यू है, उसको क्या है कि उसके नंबर टैग के साथ, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर अपन ने दिया है उसको, उसके साथ किसमें डाल देना है, उसको उस मेल्टेड वैक्स के अंदर डाल देना है, और उसकी सरफेस एग्जामिन सरफेस कैसी होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्या है कि वैक्स इज अलाउड टू सॉलिडिफाई या सॉलिडिफिकेशन। और फिर क्या है, अपन को वैक्स को अलाउ कर देना है, छोड़ देना है किस चीज के लिए, कि सॉलिडिफिकेशन के लिए, यानी वो सॉलिड हो जाए। If L molds are used, यानी Leucard's mold are used, they are removed after the wax solidification। तो अपन क्या है L प्रकार के मोल्ड यानी Leucard's mold अगर मेटल मोल्ड काम में ले रहे हैं तो उनको क्या है सॉलिडिफिकेशन के बाद में रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। If plastic molds are used, they will
रिले या फिर रिले कंप्लीट प्रोसेस। अगर अपन प्लास्टिक के मोल्ड काम में ले रहे हैं यानी टेकवे सिस्टम काम में ले रहे हैं तो उनको क्या है टिश्यू के साथ पूरे प्रोसीजर में साथ नहीं रखना है। तो एम्बेडिंग के अंदर क्या करना है, सबसे पहले एक मोल्ड लेना है स्मूथ सरफेस पे, उसको क्या है वैक्स से मेल्टेड वैक्स से पिघली हुई वैक्स से फिल कर लेना है, फिर उसमें टिश्यू डाल देना है किसके साथ, नंबर टैग के साथ, और फिर इसको अलाउ कर देना है किस चीज के लिए, वैक्स को किस चीज के लिए अलाउ कर देना है, सॉलिडिफिकेशन के लिए। और अगर अपन मेटेलिक मोल्ड काम में ले रहे हैं तो उनको सॉलिडिफिकेशन के बाद में रिमूव कर देते हैं, क्योंकि माइक्रोन के अंदर यानी सेक्टर कटिंग के मेटल का मोल्ड क्या है नाइफ के स्ट्रक्चर पर रिमेज कर देता है। अगर अपन प्लास्टिक के मोल्ड काम में ले रहे हैं तो वो क्या कंप्लीट प्रोसीजर में साथ में रहते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशन ऑफ ब्लॉक मेकिंग के अंदर सावधानी क्या रखनी है, कटिंग सरफेस ऑफ टिश्यू शुड बी सिचुएटेड टुवर्ड्स द बॉटम। जो कटिंग सरफेस टिश्यू उसको किस तरफ रखना है, बॉटम की तरफ। द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शुड बी प्लेस्ड इन ए वर्टिकल पोजीशन इन मोल्ड। और जो अगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी जीटीआई की कोई स्ट्रक्चर काम में ले रहे हैं तो कैसे रखना है, वर्टिकल पोजीशन में रखना है मोल्ड के अंदर यानी लंबवत रखना है। नेक्स्ट एम्बेडिंग सेंटर। एम्बेडिंग सेंटर में क्या होता है कि हीटिंग चैम्बर होता है, मिक्सड वैक्स होती है, लीड्स होती है यानी ढक्कन होते हैं, वैक्स फ्लो एडजस्टर होता है या हॉट सर्विस होती है, कोल्ड प्लेट होती है या वैक्स डिस्पेंसर भी होता है। नेक्स्ट है मोल्ड, जो अपन के एम्बेडिंग के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले जो अपने को दिखाई गई है वो है कैसेट, जो अपन टिश्यू को इधर उधर ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं। दूसरे कॉलम में दिखाई गया मेटेलिक मोल्ड, जो पहले काम में लेते थे। और तीसरे कॉलम में क्या दिखाई दिया, प्लास्टिक के मोल्ड, जो कि एट प्रोटेक्ट कंडीशन में अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग कैप्सूल है, जिनको कभी कभी काम में लिया जाता है और उनके ऊपर क्या लीड स्टेप पे यानी ढक्कन लगा हुआ है। तो इस अच्छे तरीके से देखने की सबसे पहला क्या कैसेट है, दूसरा मेटल के मोल्ड है और तीसरा क्या है प्लास्टिक मोल्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन माइक्रोटोमी ऑफ टिश्यू पीस, यानी आपकी का जो लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, आपका एक्शन कटिंग के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।